गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम घोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुप्त काल के प्रमुख शासक स्कंदगुप्त की उपलब्धियां। तो आज हम स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे, इनके भारत यात्रा विवरण संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। अर्थात तत्कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और भवन निर्माण के बारे में जो जानकारी प्रदान की गई है फाहियान के द्वारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फाहियान ने अपना भारत यात्रा विवरण जो है अपनी पुस्तक, जिसका जो नाम है फो कयो की, फाहियान द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसके अंतर्गत तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो फाहियान के भारत यात्रा विवरण से पूर्व हम जानकारी प्राप्त करते हैं गुप्त शासक स्कंदगुप्त की उपलब्धियां। स्कंदगुप्त कौन था तथा इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ किया, इसने किन किन राज्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। तो इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई थी। तो स्कंदगुप्त कुमार प्रथम के पुत्र थे। तो कुमारगुप्त की जो मृत्यु है वह 445 ईस्वी के पश्चात उत्तराधिकार के प्रश्न जो है काफी जटिल हो जाती है। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की जो समस्या है वो काफी जटिल हो जाती है। कुमारगुप्त के भीतरी मोहर के अनुसार पुरुगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। समस्या यह है कि पहले पुरुगुप्त ने शासन किया या फिर स्कंदगुप्त ने। हार्नल, एलन, स्मिथ, राय चौधरी आदि विद्वानों का मानना था कि स्कंदगुप्त की निसंतान मृत्यु हुई थी और उसके बाद उसका सौतेला भाई जो है पुरुगुप्त सिंहासन पर बैठा था। D.R. भंडारकर आदि विद्वानों ने पुरुगुप्त को ही स्कंदगुप्त माना। अन्य विद्वानों के अनुसार पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त ने साम्राज्य का विभाजन कर लिया था, जबकि वसक के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और भानुगुप्त थे। तो दूसरी शाखा में पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और तृतीय थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। एलन को एक अन्य शाखा में ही विश्वास है, जो कि भीतरी मोहर द्वारा निश्चित वंशावली शाखा के समानांतर चलती है। डॉक्टर R.T. मजूमदार को यह संदेह हुआ कि गुप्त वंश की दो शाखाएं बन गई, जो बुधगुप्त के साथ हो गई,
जबकि डॉक्टर वी.एस. स्मिथ का मत है कि यद्यपि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था, तथापि वह महादेवी का नहीं, दूसरी रानी का पुत्र था। स्कंदगुप्त की अपेक्षा पूर्वगुप्त को उत्तराधिकारी जो वैध समझा गया, अतः कल्पना करना स्वाभाविक है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात पूर्वगुप्त राजा बना होगा, परंतु उससे अधिक योग्य सौतेले भाई स्कंदगुप्त ने शीघ्र ही उसे सिंहासन से उतार दिया था। तो विद्वानों के उपयुक्त मतों और भीतरी मुद्रा के अभिलेखों को जूनागढ़ लेख के साथ मिलाकर निष्कर्ष निकाला गया और निश्चित हो जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त ही गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त शासक स्कंदगुप्त बना था, जो कि गुप्त वंश का प्रतापी और महान सम्राट हुआ, जिसने कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो हुनों को पराजित करना था। इसके अलावा पुष्यमित्रों को पराजित करना, नागों को पराजित करना इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य करवाया था और इसमें अपार धनराशि खर्च की गई थी। तो स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, शत्रुपम, देवराज तथा श्री परीक्षित पद वक्ष अर्थात विष्णु के समान की उपाधियां इसने धारण की थी। इस प्रकार स्कंदगुप्त गुप्त वंश का एक महान और प्रतापी सम्राट था, जिसने हुनों को उनके उद्भव के समय ही पराजित कर दिया था। तो स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है वह 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसके शासनकाल की अवधि मानी गई है। साम्राज्य विस्तार, तो डॉक्टर B.R. मुखर्जी के अनुसार स्कंदगुप्त का जो साम्राज्य है अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर था, जो कि काठियावाड़ से लेकर बंगाल तक समस्त उत्तरी भारत में फैला हुआ था। पश्चिम दिशा में सौराष्ट्र, केम्बे व गुजरात तथा मालवा भी उसके राज्य में शामिल थे। जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र पर भी उसका अधिकार सिद्ध होता है और सिक्कों से केम्बे तट और कच्छ पर भी उसका अधिकार है। संपूर्ण मध्य प्रदेश उसके अधीन रहा था। बिहार और बंगाल भी उसके अधिकार में था। इस प्रकार उसका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। स्कंदगुप्त का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक, हिमालय से नर्मदा तक तथा बंगाल से सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। बंगाल से सौराष्ट्र तक फैला हुआ था स्कंदगुप्त का साम्राज्य। बंगाल से सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। युद्ध, संभवतः स्कंदगुप्त ने नागों को युद्ध में पराजित किया था, ऐसा उन्होंने जूनागढ़ शिलालेख के आधार पर कहा है, जिसमें भुजंगों अर्थात नागों का स्कंदगुप्त के द्वारा दमन का उल्लेख किया गया है। तो स्कंदगुप्त के विजयों की जो जानकारी है वह हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है।
जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मत है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों से लाभ उठाकर वाकाटक नरेंद्र सेन ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर मालवा प्रदेश छीन लिया था, परंतु अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि नरेंद्र सेन ने स्कंदगुप्त के विरुद्ध पुष्यमित्रों और मालवा के विद्रोही सामंतों को सहायता भले ही दी हो, किंतु स्कंदगुप्त के साथ उसके साथ हुए युद्ध का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो राजकुमार के रूप में स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया था। उसे पुष्यमित्रों को पराजित करने में स्कंदगुप्त को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में संभवतः स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों का दमन किया था। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्रों को पराजित कर स्कंदगुप्त ने सिंहासन की प्राप्ति की थी। इसके अलावा हुनों को युद्ध में पराजित करना स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि स्कंदगुप्त को अनेक हुनों आक्रमण का सामना करना पड़ा था। स्मिथ की मान्यता है कि अंत में स्कंदगुप्त हुनों द्वारा पराजित हुआ था, जबकि डॉक्टर राखल बैनर्जी के अनुसार तीसरे हुन आक्रमण का सामना करते हुए स्कंदगुप्त मारा गया था। परंतु इन दोनों विद्वानों के मतों को अधिकांश विद्वान स्वीकार नहीं करते। साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हुनों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। स्कंदगुप्त ने 2 बार हुनों को पराजित किया था। यदि वह विजयी न होता तो संभव था कि हुन संपूर्ण उत्तरी भारत को रोक डालते। इस विजय के कारण स्कंदगुप्त की जो कीर्ति थी वह काफ़ी फैल गई। जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों अर्थात हुनों के गर्व को चकनाचूर किया था। हुनों को पराजित कर स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। इस विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने देवताओं के लिए अनुष्ठान करवाया था और विष्णु स्तंभ का निर्माण किया था। इसके अलावा इस विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। हुनों को पराजित करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इस संबंध में अवश्य कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त का बहुत समय हुनों का आक्रमण का सामना करने में ही व्यतीत हुआ था और इससे साम्राज्य को काफ़ी धन की हानि उठानी पड़ी थी और हुनों के आक्रमण जो है गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी भी ठहराए जाते हैं। साथ ही यह आश्चर्य बात है कि साधन संपन्न होते हुए भी गुप्त सम्राटों ने किसी दृढ़ पश्चिमोत्तर नीति का पालन नहीं किया, जिससे कि वहाँ के प्रदेश असुरक्षित ही रहे और यहीं से प्रवेश कर उन्होंने मालवा और मध्य प्रदेश तक आक्रमण करने जारी रखे। इस प्रकार स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित समय किया जब वो अपने उद्भव के स्तर पर रहे थे। फिर है पदाधिकारी। स्कंदगुप्त का जो विशाल साम्राज्य था वह अनेक प्रांतों में बंटा हुआ था। स्कंदगुप्त का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांत गोप्ता के अधीन थे और जिन्हें विषयपति के अधीन और जिले जो थे विषयपति के अधीन थे। प्रांत गोप्ता के अधीन जबकि जो जिले थे वो विषयपति के अधीन रहे थे।
जूनागढ़ विलेज से पता लगता है कि प्राचीन सौराष्ट्र का जो गवर्नर था, जूनागढ़ विलेज से पता चलता है कि प्रादित्य सौराष्ट्र का गवर्नर था। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार पश्चिम मालवा में उसका जो गवर्नर था प्रभाकर था। भीम वर्मा को कौशल प्रदेश का अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने अनेक उपाधियां धारण की थी, जिनमें विक्रमादित्य, शक्रोपम, देवराज तथा श्री पृक्षिपत पक्ष की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण कर रखी थी। शासन प्रबंध। स्कंदगुप्त के शासन प्रबंध के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। इतना निश्चित है कि वह एक उदार शासक थे और अपनी प्रजा की भलाई करना अपना मुख्य कर्तव्य मानते थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाई गई सुदर्शन झील स्कंदगुप्त के समय टूट गई थी, जिससे स्कंदगुप्त ने उसकी पुनः मरम्मत कार्य करवाई और इसमें अपार धनराशि खर्च की थी। तो चक्रपाली ने वहां पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। फिर स्कंदगुप्त ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। यद्यपि वह स्वयं वैष्णव धर्म को मानने वाला था, किंतु उसने अपने प्रयोजनों के लिए सामान्य जनता के धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। वह अन्य धर्म और मंदिरों को दान देता था। उसके शासनकाल में प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसने राजकीय पदों के द्वार सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए खोल रखे थे। सिक्के। तो स्कंदगुप्त ने 3 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, एक धनुधर राजा तथा लक्ष्मी और घुड़सवार। चांदी के सिक्के पश्चिम और मध्य भारत में प्रचलित थे। कुमारगुप्त प्रथम के राज्य के अंतिम वर्षों में सोने चांदी के सिक्कों के भार में जो कमी आ गई थी उसे स्कंदगुप्त ने पूरा करवाया, किंतु हुन युद्ध के पश्चात सोने चांदी के सिक्के जो थे इसमें मिश्रित धातु का प्रयोग करना पड़ा था। मूल्यांकन। इस प्रकार स्कंदगुप्त की गणना प्राचीन भारत के महान सम्राटों में की जाती है। वह बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में सिंहासन पर आसीन हुआ था। उसने हुनों के और अन्य आक्रमणों से विरासत में मिले विशाल साम्राज्य की उसने रक्षा प्रदान की थी। वह एक महान विजेता, राष्ट्रोद्धारक, गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक और एक उदार शासक था। उसकी यशोगाथा प्रत्येक दिशा में गाई जाती थी। बाहरी आक्रमण से देश, जाति और संस्कृति की रक्षा करना स्कंदगुप्त की एक बड़ी उपलब्धि थी। उसकी उपाधि विक्रमादित्य द्वितीय की थी। उसे श्रेष्ठ, बुद्धिमान, धर्मवत्सल राजा के नाम से भी जाना जाता है। एशिया और यूरोप में वही एक ऐसा महान सेना नायक था जिसने हुनों को उनके उद्भव के समय पराजित किया था। फिर है चीनी यात्री फाहियान, जो कि भारत यात्रा भी पर निकला था। 405 से 411 ईस्वी तक 6 वर्ष तक भारत में रहा था और उसने अपने भारत यात्रा विवरण में तत्कालीन समाज की राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा और भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान की थी। फाहियान के यात्रा विवरण से हमें गुप्तकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और भवन निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। आइए अब हम देखते हैं गुप्त काल में आया चीनी यात्री फाहियान और उसका भारत यात्रा विवरण। तो प्राचीन भारत में समय समय पर
अनेक विदेशी यात्री आते रहे हैं। इनमें फाहियान भी एक था। फाहियान एक ऐसा विदेशी चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। छोटी अवस्था में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिससे सांसारिक बातों से उसका जो मन है विरक्त हो गया और उसके चाचा ने उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाना चाहते थे, लेकिन फाहियान ने भिक्षु बनने का संकल्प लिया। चीनी भाषा में फा का अर्थ होता है धर्म और हयान का अर्थ होता है आचार्य। तो आचार्य, इस प्रकार फाहियान का अर्थ हुआ धर्माचार्य। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर वे उसको अपूर्ण और कर्महीन लगे, अतः बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रामाणिक प्रतियों का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए उसने भारत यात्रा करने का निश्चय किया था। अतः वह 400 ईस्वी में 4 अन्य भिक्षुओं के साथ भारत यात्रा पर चला था। मार्ग की कठिनाइयों को देखते हुए उसके जो मित्र थे उसे बीच में ही छोड़कर चले गए थे। केवल एक भिक्षु ही रह गया था। फाहियान का भारत यात्रा विवरण। तो फाहियान मार्ग की अनेक कठिनाइयों के साथ सहते हुए गांधार पहुंचा और वहां से तक्षशिला और फिर पुरुषपुर गया। पेशावर से फाहियान मथुरा, कन्नौज, श्रीवास्ती, कुशीनारा, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, काशी, सारनाथ आदि नगरों का दर्शन करते हुए ताम्रलिप्ति पहुंचा था, जहां वह 2 वर्ष तक रहा। वापिस जाते समय वहां सिंगल द्वीप लंका गया और फिर जावा जाते हुए अपने देश लौट गया। वह भारत 405 ईस्वी में पहुंचा और 411 ईस्वी तक रहा था, अर्थात 6 वर्ष उसने भारत में निवास किया और 414 ईस्वी में वह पुनः चीन पहुंच गया। इस प्रकार भारत में 6 वर्ष रहा। चीन पहुंचने पर उसने भारत यात्रा विवरण अपने एक मित्र को सुनाया और उसे लिपिबद्ध किया। तो यह विवरण तत्कालीन भारतीय समाज की समसामयिक दशा को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। फाहियान ने फोक्यों की पुस्तक लिखी थी, जिसमें अपना भारत यात्रा विवरण छोड़ा था। सबसे पहले है राजनीतिक दशा, नंबर 2 पर है सामाजिक दशा, नंबर 3 पर धार्मिक दशा, 4 पर भवन निर्माण। तो फाहियान नंबर 1 राजनीतिक दशा। तो फाहियान ने महसूस किया कि भारत में राज्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा को सुखी बनाना था। प्रजा उस समय बहुत सुखी और संपन्न थी। राजा प्रजा के कार्यों में हस्तक्षेप बहुत कम करता था। क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग उस समय किया जाता था। राजा प्रजा पर बहुत ही कम कर लगाते थे। राज्य की ओर से औषधालय खोले गए थे, जहां मुफ्त दवाइयां दी जाती थी। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान कठोर नहीं था। फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में कहीं पर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख नहीं किया है। दंड विधान कठोर नहीं था। बार बार विद्रोह करने पर केवल दाहिना हाथ काट देते थे। यात्रियों को रास्ते में कोई भय नहीं था। यात्रियों को अतिथि के रूप में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। राज्य में सड़कें बनी हुई थी और इसके किनारे वृक्ष लगे हुए थे। सड़कों के किनारे कुछ दूर कुएं भी खुदे हुए थे। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनी हुई थी, जिनमें यात्रियों को मुफ्त भोजन मिलता था। फिर है सामाजिक दशा। भारत यात्रा विवरण के अंतर्गत फाहियान ने जो वर्णन किया है, तो तत्कालीन सामाजिक दशा की भी
फायान की यात्रा विवरण से काफ़ी जानकारी मिलती है। उसके विवरण के अनुसार उत्तरी भारत के जो लोग थे धर्मात्मा और संपन्न थे, सदाचारी थे, विद्या प्रेमी थे, लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते थे और एक दूसरे की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते थे। वे व्यवहार में पूर्णतः सत्य का पालन करते थे, हिंसा का पालन किया जाता था, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते थे लोग उस समय, और लहसुन प्याज से परहेज किया जाता था। फिर है धार्मिक दशा। तो फायान यात्रा विवरण से भारत की धार्मिक दशा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, अतः ब्राह्मण धर्म इस युग में उन्नत अवस्था में था, परंतु अन्य धर्मों का भी आदर सत्कार किया जाता था। प्रजा को धर्म के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान थी। पंजाब, बंगाल, मथुरा में बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था। फायान ने भारत में अनेक बौद्ध विहार देखे जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में रहे। गुप्त काल सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करते थे। अगला है भवन निर्माण। तो भारत में रहकर फायान ने संस्कृत सीखने का प्रयास किया था। उसने पाटलिपुत्र में महायान और हीनयान संप्रदायों के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए सुंदर सुंदर बौद्ध विहार देखे थे। इन विहारों में 700 भिक्षु रहते थे जो कि ज्ञानवान थे। फायान ने पाटलिपुत्र में अशोक के सुंदर भवनों को भी देखा। इस भवन की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। और कहा था कि इस प्रकार के पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर भवनों के ऊपर भवन बनाने का कार्य देवतागण ही कर सकते थे। इस प्रकार चीनी यात्री फायान ने अपने भारत यात्रा विवरण के अंतर्गत सरकारी समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और भवन निर्माण के बारे में वर्णन छोड़ा है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।